तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 10.2 का जो सवाल नंबर 5 है उसको सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमारे 2 लेक्चर हो गए हैं वृत्त पर के, तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। देखिए, हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि स्पर्श बिंदु से जो स्पर्श रेखा पर जो खींचा गया लंब होता है, ठीक है, वो वृत्त के सेंटर से होकर जाता है, वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ठीक है, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है ना, तो मान लेते हैं कोई सेंटर ओ है, सेंटर सर्किल है और जिसका सेंटर ओ है, और ये ए बी जो हो गई हमारी क्या हो गई, स्पर्श रेखा हो गई, और यहाँ पर कोई पॉइंट क्यों है, ठीक है, मतलब स्पर्श बिंदु क्यों है, और इसी पर 90 डिग्री का कोई कोण बनाते हुए कोई रेखा खींची गई है, मान लेते हैं पी क्यू। ठीक है ना, और ये हमारा सेंटर ओ है केंद्र का। ठीक है ना, तो देखिए, वो ध्यान से देखिए, हमें क्या सिद्ध करना है, जो पी क्यू है ओ से होकर गुजरती है, हमें सिद्ध क्या करना है, पी क्यू है ओ से होकर गुजरती है। तो बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है ना, देखिए जो ए क्यू है, ए क्यू है, ठीक है ना, ए क्यू वृत्त, ए क्यू भाई बिंदु क्यू पर क्या है, स्पर्श रेखा है, लिख सकते हैं ए क्यू जो है, ठीक है, बिंदु स्पर्श बिंदु ऐसा बोल सकते हैं। ए क्यू जो रेखा है, रेखा ए क्यू, ठीक है, रेखा ए क्यू, ए क्यू बिंदु क्यू पर, बिंदु क्यू पर स्पर्श रेखा है, ठीक है ना, स्पर्श रेखा है। ठीक है, अब आप लोग जानते हैं कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, ठीक है ना, परंतु ठीक है ना, परंतु स्पर्श रेखा जो होती है वो त्रिज्या पर, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है, त्रिज्या पर लंब, ठीक है ना, होती है। ठीक है, त्रिज्या पर लंब होती है। इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पर देखिए पी क्यू को लंब दिया गया है, पी क्यू को लंब दिया गया है, यानी कि ए क्यू, इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात पी क्यू, ए क्यू लंब हुआ किस पर, पी क्यू पर। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ, पी क्यू पर लंब हुआ। अब देखिए, इसका मतलब क्या हुआ, पी क्यू जो है, पी क्यू, अब भाई पी क्यू हो गया हमारा ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पी क्यू रेखा जो है, रेखा पर है, इसी रेखा पर केंद्र होगा कहीं पर, भाई इसका मतलब यही हुआ कि पी क्यू पर, अर्थात इसलिए कह सकते हैं, या इम्प्लाइज दैट, या बात स्पष्ट होती है, बताती है कि जो है पी क्यू रेखा, ठीक है, पर जो है वृत्त का केंद्र, ठीक है, पर वृत्त का केंद्र है ओ होगा, ठीक है, केंद्र ओ होगा, ठीक है ना, और इसलिए जो पी क्यू है, लंब पी क्यू, ठीक है, इसलिए लंब पी क्यू वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा। ठीक है ना, वृत्त के केंद्र, वृत्त के केंद्र ओ से होकर जाएगा। ठीक है, तो हमें बस इतना ही लिखना था। ठीक है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, तो त्रिज्या पर लंब होती है, तो त्रिज्या के साथ देखिए, अब लंब बता रहे हैं त्रिज्या पर होती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पी क्यू लंब है, पी क्यू लंब है और ओ क्यू त्रिज्या है, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, त्रिज्या पर लंब होती है, यानी कि पी क्यू को त्रिज्या होना चाहिए या त्रिज्या से पास होना चाहिए। भाई इसका मतलब यही तो हुआ, भाई पी क्यू लंब हो जाए, लंब है, यदि पी क्यू लंब है तो इसको त्रिज्या से पास होना पड़ेगा। ठीक है, त्रिज्या से जैसे ही पास होना पड़ेगा, त्रिज्या से होकर जैसे ही पास हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, तो हर एक त्रिज्या सेंटर से होकर पास होती है, हर एक त्रिज्या सेंटर से पास होती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पी क्यू भी सेंटर से ही होकर जाएगा, इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, एक बार वीडियो रिपीट करके देख लीजिएगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, जैसे कह रहा है कि देखिए ए क्यू जो है पी क्यू पर लंबा है, भाई ए क्यू जो है पी क्यू पर लंब है। अब आप लोग जानते हैं कि जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है,
त्रिज्या या स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, ऐसा बोल सकते हैं। स्पर्श रेखा जो होती है त्रिज्या पर लंब होती है, यानी कि इसका मतलब हुआ है या तो पी क्यू ही त्रिज्या है, या तो पी क्यू त्रिज्या है, या तो ये त्रिज्या से होकर पास होती है, यही चीज होगा बस, बाकी नहीं होगा। तो त्रिज्या से पास होगी तो यही हो जाएगा बस, और क्या है, ठीक है ना, तो बस हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया। तो इसको थोड़ा जूम आउट कर देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इतनी सी बात हुई। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। चलिए देख लेते हैं 6 नंबर। हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है ना, और वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई जो है 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। ये तो आसान है, काफ़ी इजी है, ठीक है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु ए है, ठीक है ना। ये बता रहे हैं वृत्त के केंद्र से ठीक है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु ए है, ठीक है। तो यहाँ से ओ से ए की जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर है। और कह रहा है यहीं कहीं पर इस तरफ या इस तरफ मान लेते हैं, मान लीजिए इस तरफ है, ठीक है। कोई पॉइंट बी ले लेते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पर कोई पॉइंट बी ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हो गया पॉइंट बी हो गया। अब ये स्पर्श रेखा हो गई, स्पर्श रेखा की लंबाई जो है 4 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक, ये भी दिया गया। तो हमें रेडियस यानी ओ बी हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना, ओ बी हमें ज्ञात करना है। अब आप लोग जानते हैं कि ये होती है स्पर्श रेखा, ये त्रिज्या है। तो स्पर्श रेखा क्या होती है, त्रिज्या पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है ना। स्पर्श रेखा त्रिज्या पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं भाई, त्रिभुज। देखिए त्रिभुज ए बी ओ में, ठीक है। तो 90 डिग्री के सामने जो होगी भुजा कर्ण होगी, यानी ओ ए हमारा कर्ण है, ठीक। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि त्रिभुज ओ ए बी में, ठीक है ना, ओ ए बी में ओ ए का स्क्वायर, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से लिख सकते हैं, ठीक है, पाइथागोरस, ठीक है, प्रमेय से, ठीक है। कक्षा 7 में आप लोगों ने पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय। उसमें पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि किसी त्रिभुज समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग, माने किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग। तो समकोण की त्रिभुज कर्ण क्या होता है, 90 डिग्री के सामने, उसी को कर्ण कहते हैं। तो 90 डिग्री के सामने ये भुजा है, तो यानी कि कर्ण का जो वर्ग होगा, ठीक है, यानी कि ओ ए का वर्ग। आधार, आधार मान लेते हैं यहाँ पर ओ बी है, तो आधार का वर्ग का और प्लस लंब के वर्ग के योग के बराबर होती है। लंब कितना है, ए बी है, तो इसके योग के बराबर होगी बस। तो समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होता है वो आधार कर्ण का जो वर्ग होगा है आधार के वर्ग के प्लस लंब के वर्ग के दोनों के योग के बराबर रहेगा, ठीक है। किसका वर्ग, कर्ण का, ठीक है। तो यही है पाइथागोरस की प्रमेय। अब देख लेते हैं, मान रख लेते हैं ओ ये हमारा 5 है, तो 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, डायरेक्ट हमने रख दिया है। ओ बी हमारा ज्ञात करना है, तो इसको रहने देते हैं, ओ बी का स्क्वायर ऐसे ही। और ए बी हमारा 4 है, तो 4 का वर्ग 16, 16 को उधर लाएंगे तो 25 में से 16 घट जाएगा और यहाँ पर 9 बचेगा, ये हो जाएगा ओ बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो और यहाँ से हमें ओ बी अगर निकालना चाहें तो स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा, तो यानी ओ बी बराबर हमें कितना मिला, 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो 3 मिला, यानी ओ बी हमारी रेडियस जो है, अतः रेडियस हमारी 3 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अतः वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर। अतः जो रेडियस है, ठीक है, अतः त्रिज्या बराबर लिख सकते हैं, त्रिज्या बराबर कितनी है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप लोग लिख लीजिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ ज़्यादा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए प्रश्न नंबर देखिए 7 क्या है। तो दो संकेंद्रीय कोसेंट्रिक सर्कल हैं जिनकी त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। कोसेंट्रिक माने ऐसे ऐसे सर्किल जिनके सेंटर एक ही हैं और उनकी त्रिज्याएं दी गई है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की बता रहे हैं, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करना है, बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई, ठीक है, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए ये कह रहा है हमारे पास दो कोसेंट्रिक यानी संकेंद्रीय वृत्त हो गए। अब बड़े वृत्त की जीवा होनी चाहिए बट छोटे वृत्त को स्पर्श करते हुए जानी चाहिए, मतलब ए इस तरह से, ठीक है ना। तो ये स्पर्श रेखा हो गई, मान लेते हैं ए बी हो गई, ठीक है ना, ए बी हो गई। और इसकी रेडियस जो है, ध्यान से देखिएगा, इसकी रेडियस छोटे वृत्त की रेडियस 3 हो गई, यहाँ से यहाँ तक 3 हो गई। बड़े की रेडियस मान लेते हैं ये वाली हो गई, ये 5 हो गई, ठीक है ना। ये तो दिया गया है, बड़ी वाली की 5, छोटे वाली की 3 हो गई, ठीक है ना, क्लियर। तो हमें क्या ज्ञात करना है, वृत्त की त्रिज्या, सॉरी वृत्त की त्रिज्या नहीं, छोटे वृत्त की त्रिज्या है तो ज्ञात हो गया,
तो जो छोटे वृत्त की किसकी जीवा की लंबाई ज्ञात करना है ना, हमें जीवा की लंबाई यानी हमें ए बी की लेंथ ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ओ, इसको मान लेते हैं सी है, ठीक है। तो देखिए ये वाला, अब देखिए स्पर्श रेखा है और जीवा भी है, छोटे वृत्त को स्पर्श करती है ना, तो ये क्या है, तो ये क्या है, एक तरह से जीवा भी है और स्पर्श रेखा है। तो देखिए अगर स्पर्श रेखा है और ये क्या है, त्रिज्या है, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। अगर ये 90 डिग्री का कोण बना तो इसके सामने वाली भुजा है कर्ण, और ये आधार मान लेते हैं, ये आधार मान लेते हैं, ये लंब मान लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अब उसी को लगाएंगे, तो देखिए तो यहाँ से मिलेगा ये वाला त्रिभुज लगा लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 5 का वर्ग डायरेक्ट हम बता रहे हैं, चलिए लिख दे रहे हैं, ओ ए का वर्ग बराबर होगा ओ सी का वर्ग प्लस ए सी का वर्ग, ठीक है ना। ये कर्ण है, ठीक है, त्रिभुज किसमें, किस त्रिभुज में, तो त्रिभुज ओ ए सी में, ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। ये वाला समकोण त्रिभुज होना चाहिए, ठीक है। तो समकोण इस तरह बनाते हैं, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ओ ए सी में, तो 5 का वर्ग ये हो जाएगा 25 बराबर ओ सी हमारा 3 है, 3 का वर्ग 9, ठीक है ना, 9 मिलेगा और प्लस ए सी का स्क्वायर, ठीक है ना। तो इधर घटाएंगे तो ये 16, 25 में से 9 गया तो ये 16 हो जाएगा, डायरेक्ट हमने लिखा है ए सी का वर्ग हो जाएगा। तो ए सी बराबर हमें यहाँ से मिलेगा √16 और यहाँ से मिला 4। अब देखिए यहाँ पर ए सी की लेंथ हमें 4 मिली है, ठीक है ना। लेकिन ये जीवा भी है, किसकी है जीवा, तो बड़े वृत्त की जीवा है, ठीक है ना। तो कक्षा 9 में आपको पता होगा कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा ए बी पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ठीक है ना। आप लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ा है कि केंद्र ओ से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा ए बी पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। मतलब जो ए सी की लेंथ है वो आधी है, ए बी की लेंथ की आधी है। तो यहाँ से हम अगर ए बी की लेंथ ज्ञात करें तो 2 टाइम्स ऑफ ए सी करना पड़ेगा, ठीक है ना। चूँकि केंद्र से, ठीक है, ये अब कक्षा 9 की थ्योरम है एक, ठीक है, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, ठीक है, जीवा को समद्विभाजित करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित मतलब होता है बराबर हिस्से करता है, बराबर पार्ट करता है, समद्विभाजित करता है बराबर 2 हिस्से करता है, ठीक है। अतः ए बी बराबर लिखेंगे 2AC, ठीक है ना। तो AC का मान कितना मिला है हमें, 4 मिला है, तो 4 से गुणा, तो यानी कि कितना मिला, 4 दूनी 8, यानी हमें किसकी लंबाई, ए बी की लंबाई हमें कितनी मिली, 8 सेंटीमीटर, यानी कि जीवा की लंबाई हमें 8 सेंटीमीटर मिली, ठीक है। तो ये 4 है, ये पॉइंट भी हमारा 4 हो गया, दोनों बराबर लेंथ होती हैं, ठीक है ना। तो ये जो OC है इसको बराबर ए बी के 2 हिस्से करेगा, तो ये दोनों पार्ट बराबर होंगे, तो ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा, ठीक है। तो बस इतना ही था, ठीक है। तो आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, ठीक है। 8 सेंटीमीटर तक है, यहाँ तक है इसका, ठीक है। हमने जो लिखा है, जो बोला है, वो आप लोग दोबारा देख लीजिएगा सुन के, ठीक है, समझ में आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं, हमारा कौन सा था, 6 नंबर था, तो चलिए देख लेते हैं अगला, सॉरी 6 नहीं 7 था, चलिए 8 नंबर देख लेते हैं, ठीक है। तो 8 नंबर हमारा क्या है, एक वृत्त के परियत एक चतुर्भुज ABCD, ठीक है, खींचा गया है आकृति, ये वाली आकृति, देखिए एक वृत्त है हमारा, ठीक है, ये हमारा वृत्त हो गया, और इसके चारों ओर एक क्या खींचा गया है, चतुर्भुज खींचा गया है, ABCD करके खींचा गया है। और हमें दर्शाना है कि AB प्लस CD मतलब अपोजिट साइड, ठीक है ना, ये वाली साइड का योग के बराबर है। देखिए AB प्लस CD AD प्लस BC, ठीक है ना। तो हमें ये प्रूव करना है, तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से, फट से कैसे प्रूव करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, हमने चित्र को यहाँ पर बना लिया है। तो देखिए एक हमारा एक सर्किल ये हो गया, और यहाँ पर इसके चारों ओर एक चतुर्भुज ABCD हमने बना दिया है। तो हमें प्रूव करना है कि ABCD का योग और BC AD का योग बराबर होगा, ठीक है। हमें ये प्रूव करना है कि AB प्लस CD बराबर होगा BC प्लस AD के,
ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है। तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से। देखिए अगर हम पॉइंट ए को लें तो देखिए ए से हमें पर दो स्पर्श रेखाएं हैं। कौन कौन सी हैं? देखिए ए से ए एस है और ए पी है, ठीक है ना। स्पर्श रेखाओं की जो लेंथ होती है किसी बाह्य बिंदु से वो इक्वल होती है, ठीक है। हमने ये शायद लेक्चर नंबर 1 में बताया है या 2 में, देख लीजिएगा आप। लेक्चर को सीक्वेंस से देखेंगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ से ए से है पॉइंट, यहाँ पर यस से देखिए स्पर्श रेखा, चूंकि ए पी, ठीक है, लिख सकते हैं चूंकि, ठीक है, चूंकि बिंदु ए से, देखिए बिंदु, ठीक है, बिंदु ए से वृत्त पर, ए से वृत्त पर, ठीक है, वृत्त इस पर खींची गई स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा क्या है? एएस और एपी हैं, एपी हैं। अतः एएस बराबर एपी। समझ में आया? ये पॉइंट हमने क्यों लिखा? क्योंकि ये इसकी लेंथ जो होती है बराबर होती है, ठीक है। तो इसको हम ए पी प्लस ए एस लिख रहे हैं, ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। ए पी प्लस ए एस, ठीक है। तो ए पी प्लस ए एस मतलब इधर को चल रहे हैं, ठीक है। एक इधर वाला लिखेंगे इधर, तो ए पी, सॉरी इसको सीधा लिखते हैं, ए पी बराबर ए एस, ठीक है। क्यों लिखते हैं? क्योंकि स्पर्श रेखाओं की लेंथ बराबर होती है, ठीक है ना, समान बिंदु से, एक ही बिंदु से, क्योंकि एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होती है, बिंदु से खींची गई, ठीक है, स्पर्श रेखा, ठीक है, ये थ्योरम है आपकी, बराबर होती है, ठीक है। बस समान होती है, बराबर होती है, बात एक ही है, ठीक है। तो ए पी बराबर ए सी एस। उसी प्रकार बी से देखिए बी पी और बी क्यू खींचा गया है ना, तो इसको लिख सकते हैं बी क्यू प्लस, ठीक है, बी क्यू बराबर बी पी, ठीक है ना भाई, बी पी और बी क्यू, ठीक है ना। उसी तरह है ना, ठीक इसी प्रकार लिख सकते हैं, ठीक इसी प्रकार, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से सी आर सी क्यू हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार सी आर और हो जाएगा सी क्यू, ठीक है, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। और डी से देखेंगे तो डी एस और डी आर, है ना। तो डी एस और ये हो जाएगा डी आर, ठीक है। ये एक ही पॉइंट से खींचे गए थे, तो बहुत ध्यान से देखिए, ए पी और बी पी, इसको इस तरह लिखना था, ठीक है। एक सेकेंड, इसको हम थोड़ा से मतलब लिखते हैं कि एक लाइन बन जाए। देखिए ए पी बी पी को ऐड करेंगे तो हमें ए बी मिलेगा, तो हमें इस तरह जैसे बनाना है, तो हम ये पी वाले को इधर शिफ्ट करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, ठीक है। थोड़ा से कन्फ्यूजिंग हो गया, चलिए एक बार इस पॉइंट को मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, यहीं पर लिखेंगे। देखिए ए पी लिखेंगे बराबर एस, अब ये पी वाला कॉमन वाला पॉइंट करके, ठीक है। तो इसको बी पी और इसको बस पलट के थोड़ा से बी क्यू, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे ये वाला लिखिए चाहे ये वाला, ठीक है। तो ये वाला हो गया। अब एक पॉइंट और सी आर ले लीजिए, ठीक है, सी आर बराबर सी क्यू ले लिया हमने, और डी आर बराबर डी एस ले लीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह भी लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल, ठीक है। हमने एक साइड बनाने के लिए ऐसा किया है, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, ठीक है, 3 मान लेते हैं, ठीक है, और इसको क्या मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं। और समीकरण 1 2 3 को 4 को जोड़ने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 2 कामा लगाकर 3 व 4 को जोड़ने पर, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैनेज कर लीजिएगा। देखिए हमें मिलेगा ए पी बी पी सी आर, ठीक है, और डी आर। इसी तरह से ए एस डी एस, इसको एक साथ लिख लीजिए, ठीक है, ए एस डी एस प्लस
बी क्यू प्लस सी क्यू, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए ए पी और बी पी हमें क्या मिलेगा, ए बी मिलेगा। तो ए पी बी पी हमें क्या मिलेगा, ए बी मिलेगा। उसी तरह से सी आर, देखिए सी आर और डी आर हमें क्या मिलेगा, सी डी मिलेगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पर लिख सकते हैं सी डी बराबर ए एस डी एस हमें क्या मिलेगा, ए डी मिलेगा। और यहाँ से बी क्यू सी क्यू हमें क्या मिलेगा, सी बी सी मिलेगा, ठीक है। तो हमें यही प्रूव करना था, तो हेंस प्रूफ लिख सकते हैं या इति सिद्धम लिख सकते हैं, ठीक है। काफ़ी इजी है, ठीक है। थोड़ा सा बस यहाँ कन्फ्यूजन हो गई, आप लोग दोबारा से देखिएगा, ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो बस पॉइंट यहाँ था सही कि मतलब एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, लेंथ इक्वल होती है। तो इस पॉइंट से ये वाली दोनों लेंथ इक्वल हो जाएगी, ठीक है। और ये वाली दोनों लेंथ इक्वल हो जाएगी, ये वाली दोनों लेंथ इक्वल हो जाएगी, और ये वाली दोनों लेंथ इक्वल हो जाएगी, ठीक है ना। तो बस सभी को ऐड कर देंगे बस, और क्या है, ठीक है। तो इस तरह से हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर ये 8 भी हो गया। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर ये 8 हो गया। 9th नंबर देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा ये 9th नंबर है कि देखिए इस आकृति में, ठीक है। तो आकृति 10.13 में यक्स वाई तथा यक्स डैश वाई डैश, ठीक है, यक्स वाई यक्स डैश वाई डैश, ठीक है। ओ केंद्र वाली वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं, ठीक है, पैरेलल समांतर रेखाएं, कोई बात नहीं है। और स्पर्श बिंदु सी पर, ये पर, ठीक है, वाई बी ए बी, ठीक है, ए बी स्पर्श रेखा ए बी है। यक्स वाई को ए तथा बिंदु पर इस पर काटती है, मतलब यक्स यक्स डैश वाई डैश को बी पर और यक्स वाई को ए पर काटती है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमें सिद्ध करना है ये वाला कोण, देखिए ए ओ बी, ये कोण हमें सिद्ध करना है 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे होगा प्रूफ, और ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, हमें प्रूव करना है ए ओ बी, ठीक है, हमें प्रूव करना है ए ओ बी जो है 90 डिग्री है, ठीक है। देखिए सवाल लंबा है, काफ़ी ध्यान से देखिएगा। अच्छा ये आपको पता है कि किसी पॉइंट से देखिए स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, इक्वल होती है। तो देखिए ध्यान से, अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए इसको मिला दें, ऐसा ऐसे करके थोड़ी देर के लिए अभी ऐसे ही मिला रहे हैं, इमेजिनरी लाइन ऐसे है मान लीजिए, ठीक है। रचना लिख सकते हैं आप, और नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, ठीक है। तो ये वाली लेंथ देखिए, ए से पी और ए से सी क्या बराबर है कि नहीं बराबर है, बराबर है ना। तो चूंकि बाह्य बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, अतः लिख सकते हैं चूंकि, ठीक है, बाहर कोई बिंदु है, चूंकि बाह्य बिंदु से, वृत्त के बाह्य बिंदु से, ऐसा लिखते हैं वृत्त, चूंकि वृत्त के बाह्य बिंदु से, ठीक है, बाह्य बिंदु से, ठीक है, जो स्पर्श रेखाएं होती हैं, ठीक है, स्पर्श रेखाएं, ठीक है, बराबर होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। अतः देखिए ए पॉइंट वृत्त के बाहर है और ए सी ए पी, तो ये बराबर होंगी, ठीक है, ए पी, अतः ए पी बराबर ए सी, ठीक है। इसको एक क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं, इसका यूज होगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, देखिए त्रिभुज ये वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ए पी ओ ए सी ओ में, ठीक है। तो त्रिभुज ए पी ओ तथा त्रिभुज ए सी ओ में, ए सी ओ में बहुत ध्यान से देखेंगे, और यहाँ पर हम कुछ बताएंगे, ठीक है। ए पी बराबर ए सी है कि नहीं है, बताइए, ए पी बराबर ए सी है नहीं है, है, क्यों है, क्योंकि ये वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं जो बाह्य बिंदु ए से खींची गई हैं, यहाँ पर समीकरण 1 से लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये वाली साइड हो गई, देखिए ओ ए, सॉरी ओ ए दोनों में, दोनों त्रिभुज में है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, ठीक है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है, तो बराबर तो होगा। जब भाई कोनो चीज़ दोनों में है तो बराबर होगी कि नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है, बराबर होंगी, ठीक है। तो ओ पी ओ सी, ओ सी ये क्या है, तो वृत्त की त्रिज्या है ना, ये वृत्त की त्रिज्या ट्यूब है, तो ये रेडियस है, त्रिज्या है। और इसका मतलब क्या हुआ भाई, तीनों साइड इक्वल हैं दोनों त्रिभुज में, भाई तीनों पार्ट जो हैं इक्वल हैं, देखिए ये इसके बराबर है, ये वाली इसके बराबर है, और ये दोनों घनिष्ठ हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तीनों जो दोनों त्रिभुज क्या हुए, सर्वांगसम हुए। अतः त्रिभुज
APO सर्वांगसम हुआ त्रिभुज ACO में, किस रूल से? तो साइड यानी भुजा 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 से, साइड 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 रूल से, ठीक है ना। आप लोग लिख सकते हैं, कक्षा 9 में है, ठीक है। तो अच्छा देखिए, अगर ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए, तो इसके हर एक पार्ट बराबर होंगे, यानी कि ये वाला कोण देखिए, ये वाला कोण PAO, अतः अतः लिख सकते हैं, अतः P कोण PAO बराबर होगा CAO के, CAO के, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिए, ये वाला कोण भाई, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। अगर यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा होगा। क्लियर? तो देखिए, तो हम इस कोण को क्या लिख सकते हैं, PAC को लिख सकते हैं। देखिए PAC को कोण क्या लिख सकते हैं भाई, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, तो PAC को लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ, देखिए इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ, ठीक है। ये वाला कोण बराबर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसका दुगना भाई, ये भी दिखा सकते हैं ना। तो ये क्या है, जो OAC है या CAO है, जो CAO है वो किसका आधा है, तो PAC का आधा है, ठीक है ना। तो यहाँ से लिख सकते हैं PAC, या दुगना कर दें इसको, ठीक है, CAO को, ठीक है। तो 2 टाइम्स ऑफ CAO, भाई CAO को अगर हम दुगना कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 थीटा, और 2 थीटा का मतलब क्या हुआ, हमें PAC मिल जाएगा, ठीक है। PAC मिल गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। इसका काम होगा, इसका यूज होगा, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? अब चलिए देख लेते हैं जल्दी से ये वाला पॉइंट। देखिए ठीक इसी प्रकार त्रिभुज में ये वाला कोण देखिए, देखिए जैसे इस वाले त्रिभुज में हमने प्रूव किया, इन दोनों त्रिभुज में, उस तरह इस त्रिभुज में भी यूज करेंगे। B से है, ये है ना, सेम रूल लगेगा, तो इसी प्रकार लिख दे रहे हैं हम, ठीक है। सेम रूल लगेगा इसमें भी, इसको भी दिखाएंगे सर्वांगसम है। यहाँ पर हम दिखा नहीं रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिखेंगे, ठीक इसी प्रकार, ठीक है, ठीक इसी प्रकार से, ठीक है। कोण ये वाला कोण किसको, तो QBC को, कोण QBC को लिख सकते हैं, कोण QBC को लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ ये वाला कोण OBC, ठीक है ना, OBC। भाई यहाँ पर मान लेते हैं फाई है, और ये भी हमारा फाई हो जाएगा, तो हमें अगर 2 फाई चाहिए तो किसी एक फाई को दुगना करें, हम मान लेते हैं इस फाई को दुगना करेंगे तो हमें 2 फाई मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ठीक है ना, तो OBC, ठीक है ना। तो इसको क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं। क्लियर? अब देखिए ध्यान से देखिए, देखिए ये दोनों पैरेलल साइड हैं, देखिए ये दोनों पैरेलल साइड है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से बता रहे हैं, ये दोनों पैरेलल साइड है, और इसको तिर्यक रेखा काट रही है, कौन, AB काट रही है कि नहीं काट रही है, काट रही है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बहुत ध्यान से देखेंगे, ये वाला अंदर वाला कोण देखिए, PAC वाला कोण, PAC और QBC, देखिए इसको तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये वाला कोण, ये वाला कोण अंतः अभिमुख कोण है, ठीक है। तो इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से देखिए PAC मतलब ये कोण और ये कोण भी QBC दोनों कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, इसको 1 2 मान लिया, ठीक है। तो हम अगर इसको जोड़ें PAC और QBC को जोड़ें, ठीक है, तो परंतु है ना, समीकरण 1 और 2 को जोड़ें, समीकरण 1 और 2 को जोड़ें, चलिए मान लेते हैं, लिख दे रहे हैं समीकरण 1 व प्लस समीकरण 2, ऐसा लिख दे रहे हैं, आप लोग समझ जाएगा, ठीक है। जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर जोड़ दिया, तो PAC यहाँ से देखिएगा PAC, ठीक है, और प्लस QBC, QBC कितना होगा, 180 अंश होगा। क्यों होगा, क्योंकि अंतः अभिमुख कोण है, मेंशन नहीं कर रहा हूँ, लिख ऐसे बता दे रहा हूँ, ठीक है। अंतः अभिमुख कोण है, ठीक है। अगर ये पैरेलल है तो इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा, कक्षा 9 में आप लोग बताया गया होगा, ठीक है। तो इन दोनों का योग, अब देखिए PAC को क्या लिख सकते हैं हम, PAC को लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ CAO, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ CAO। उसी तरह से QBC को लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ OBC, ठीक है। तो OBC, ठीक है, कितना होगा, 180 अंश। देखिए 2 कॉमन है दोनों में से, तो 2 कॉमन कर लिया, तो इसको लिख सकते हैं कोण CAO प्लस
कोण ओ बी सी बराबर 180 अंश। अब देखिए यहाँ से उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा सी ए ओ प्लस ओ बी सी बराबर देखिए 180/2 हो जाएगा तो हो जाएगा 90। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, इसका यूज होगा। ठीक है, इसका यूज होगा। अब देख लेते हैं त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज में। ठीक है, ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज ए ओ बी में अब इसका यूज होगा। ठीक है, तो त्रिभुज देख लेते हैं ध्यान से, त्रिभुज ए ओ बी में भाई तीनों कोणों का योग 180 अंश होना चाहिए, है ना। तो ये वाला कोण देखिए, तो यही वाला कोण लेते हैं, त्रिभुज ए ओ बी प्लस ओ ए सी प्लस ओ बी सी। ठीक है ना, ओ बी सी लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से ओ बी सी लिख दें। ठीक है, या ओ बी ए लिख दें या ओ बी सी, बात एक ही है। ठीक है ना, तो ओ कोण ओ बी सी कितना होना चाहिए, ये तीनों कोण है तो 180 अंश होना चाहिए। बट देखिए ये वाला कोण सी ए ओ, सॉरी सी ए ओ क्या लिख सकते हैं, ठीक है, ये बात एक ही है, सी ओ ए लिखें चाहे ओ ए सी लिखें। ठीक है, सी ओ ए लिखें चाहे ओ ए सी, बात एक ही, क्योंकि हमें ए एंगल पर पहुंचना है तो हम चाहे ओ ए सी लिखें चाहे सी ए ओ लिखें, बात एक ही। ठीक है ना, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ से समीकरण 3 से यहाँ पर 90 मिल जाएगा, है ना। यहाँ समीकरण 3 से यहाँ पर, परंतु समीकरण 3 से यहाँ पर लिखेंगे तो इन दोनों का योग कितना मिला, 90। तो यहाँ पर 90 रख देंगे तो मिलेगा ए ओ बी प्लस 90, है ना, बराबर 180 अंश। तो ये कहाँ से हुआ है, तो समीकरण, ठीक है, समीकरण ये हुआ है 3 से हुआ है। ठीक है ना, समीकरण 3 से हुआ है, ये जो हमने रिप्लेस किया। ठीक है, तो इसको मेंशन कर दिए रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए 90 को उधर को भेज देंगे तो ए ओ बी हमें मिल जाएगा 180 माइनस 90, और यहाँ से घट के कितना मिलेगा, 90 मिलेगा। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से हमने इसको प्रूव किया है। ठीक है, तो आप लोग चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, और ये हल्का सा बस। ठीक है, तो इस तरह हमने यहाँ पर इसको प्रूव किया है। तो चलिए देख लेते हैं। अब इसको अगले 3 सवाल बच रहे हैं, इसको अगले वीडियो लेक्चर में हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए।